अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन और मंच पर तशरीफ़ फरमा राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील खां साहब, सवाए माधोपुर के मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ज़फ़र अहमद साहब, काशिफ साहब, इमरान साहब जो कामा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, रफ़ीक कंडेलवी साहब जो किशनपोल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम सिराजुद्दीन साहब जो मकराना विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, आबिद गेसावत साहब, नासिर कुरैशी साहब, अब्दुल माजिद साहब, बाबू भाई साहब, डॉक्टर जाफ़र अख्तर साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आप शिरकत किए और हम एक लंबा सफ़र कर कर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो रास्ते में भाई साहब देखिए, आप किसी को मत बोलिए, ए भाई साहब, ए बाबू, छोड़ दो, किसी छोड़ दो, आप छोड़ दो, जब से खामोश चल रहा है ना मामला, चलने दो। रास्ते में हम एक लंबा सफ़र कर कर आए और मुख्तलिफ मुकामात पर अवामुन्नास ने गाड़ी रोक कर अपनी मोहब्बतों से हमको नवाजा, फूल बरसाए। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 25 नवंबर के दिन जिस तरह आपने फूल बरसाए, उस तरह आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर वोटों की बारिश करेंगे और उनको कामयाब और कामरान करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग एक अज़ा के लिए रुक चुके हैं, तो मैं अपनी तकरीर को जारी रखूँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताने आया हूँ कि हमें अपने हुकूक़ के लिए लड़ना है, हमें अपनी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। नाइंसाफ़ी को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ तकरीर करके या फिर अखबार में एक मज़मून लिखने से नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होती है। नाइंसाफ़ी उसी वक्त ख़त्म होती है जब आप उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए मैदान अमल में उतरते हैं, तभी नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा होता है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा सिर्फ जज्बाती तक़ारीर से फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा नहीं होता है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा उस वक्त होता है जब आप मुत्तहिद होकर एक सियासी ताकत बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में आपको अपना एक जायज़ मुकाम मिले, तो सिर्फ जायज़ मुकाम मुझे मिलना चाहिए कहने से कोई आपको आपका जायज़ मुकाम नहीं देता। उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके और उस इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आपको अपने पसंद के उम्मीदवार, अपनी जमात मजलिस के हक़ में जब आप वोट देंगे, तभी ये तमाम नाइंसाफ़ियों का, फ़िरक़ा परस्ती का और आपको अपना जायज़ मुकाम मिलेगा। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि भारत हमारा वतन अजीज़ है और वतन अजीज़ में अगर अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को या जो भी कमज़ोर समाज होगा, उसको अगर अपना मुकाम हासिल करना है
तो जब तक वो सियासी ताकत नहीं बनेंगे उनसे कभी भी इंसाफ नहीं होगा। हाँ, आप वोट डालने वाले बन चुके हैं, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहना चाहते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर आप वोट लेने वाले बनना चाहते हैं तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं, आप फुला की बी टीम है, आप इनको जिताना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ही होता है, जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी वोट की ताकत और आपकी वोट की अहमियत को नहीं दिखाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आएगा, कोई आपकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपके ख्वाबों को पूरा करने की बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारे आंख में जो आंसू है उसको भी महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे इंसाफ नहीं होगा आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके विधायक हैं, क्या नाम है? हाँ, अबरार साहब हैं, दानिश भी है, अब है नहीं है नहीं मालूम, तो दानिश अबरार साहब हैं। अब आप ये बताइए कि इनके रहने नहीं रहने से क्या फायदा हुआ है आपको? आप बताइए कि इनके रहने से क्या इन्होंने कोई आवाज उठाई? क्या इन्होंने कभी जाकर अपने मुख्यमंत्री से कहा कि जुनैद और नसीर को जिंदा उठाकर राजस्थान से ले जाकर हरियाणा में जला दिया गया, तो क्या दानिश अबरार साहब अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर कुछ बोल सके? क्यों नहीं बोल सके? इसलिए नहीं बोल सके क्योंकि उनको मतलब इतना ही है कि बस मैं जीत जाऊं, और जितना भी जो लोग मुझे वोट डाले या जो डालने नहीं डाले या फिर जो किसी जगह पर है, उनके जीने और मरने से मुझे मतलब नहीं, बस मैं जीत कर आऊं, मैं जिंदा रहूं तो बस काफी है। अब आप बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा? जुनैद नसीर का जो कत्ल का वाकया है वो अल्पसंख्यक समाज का वाकया नहीं है, वो इंसानियत का वाकया है। वो मेवात में जरूर है, मगर भारत के कोने कोने में जिस किसी ने जुनैद और नसीर के कत्ल की दास्तान सुनी, वो उनका कलेजा तड़प गया, उनको दिली तकलीफ हुई। मगर यहां पर आपके विधायक साहब जीत कर तो आ गए, मगर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, और अगर वो खोलना भी चाहते तो अशोक गहलोत उसकी इजाजत भी नहीं देते उनको। अभी हमने सुना हमारे मजलिस के उम्मीदवार उनको एक अच्छा नाम दिए। आप बताइए कि ये क्या है? आप पुलिस के जरिए किसी को पिटाते हैं, ये कौन सा इनको मजा आता है इन चीजों में? आप पुलिस से कहते हैं अगर वो सच है जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाकर मुझे दिखाओ तो तुमने कैसे मारा किसी नौजवान को। अरे भैया, आपको कोई जिताता है तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, जुल्म करने के लिए आपको कोई नहीं जिताता। अगर आप ताकत में इतना डूब जाएंगे, गुरूर में इतना डूब जाएंगे, तो फिर आपका तो सियासी खातिमा यकीनी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, नमरूद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, यजीद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, बड़े बड़े बादशाहों को बड़ा गुरूर था कि अब मेरा महल, मेरा हवेली कभी वीरान नहीं होगी। मगर तारीख ने देख लिया कि उन बड़े बड़े बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए हैं। इनकी हवेलियों में आज कोई इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर।
तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई 4 दिन की दुनिया है, आए हैं, इसी मट्ठी में चले जाएंगे। मगर तुम क्या करके जा रहे हो? अफसोस की बात है कि ये जुल्म करते हैं आपके, मारो उनको और वीडियो दिखाओ। अरे भाई इख्तिदार जब फिरौन के पास नहीं रहा, नमरूद के पास नहीं रहा, अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, मुगलों के पास नहीं रहा, किसके पास रहेगा इख्तिदार? किसी के पास नहीं रहेगा। मगर ये लोग इतना गुरूर में आ गए कि बस विधायक बन गए। अरे दुनिया में विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। अफसोस होता है कि इस तरह की बातें जब सुना मैं बैठकर यहां पर, मगर हमको और आपको सवाल करना है, गलती तो आपकी है ना, गलती आपकी है। मैं खुल के कह रहा हूं, आपसे बुरा मत मानिए। आपने ऐसे आदमी को वोट क्यों दिया? आपने समझा कि शायद ये अच्छा मर, आपने ऐसे आदमी को वोट दिया जो मुंह ही नहीं खोलता, कुछ काम करने के लायक नहीं है। और फिर कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं कि अगर मजलिस 1-2 सीट जीत जाएगी तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1-2 अगर हम जीत जाएंगे तो चाहे बीजेपी हो, वसुंधरा राजे हो, अमित शाह हो, मोदी, अशोक गहलोत हो, हम इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे, याद रखो। तुम 1-2 की बात कर रहे हो। भारत की पार्लियामेंट में खाली 2 मजलिस के लोकसभा के मेंबर हैं और 2 खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 पर भारी हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं से हम कहना चाह रहे हैं, तुम 1-2 की बात मत करो। जंगल में एक ही शेर रहता है जो सब पे हावी हो जाता है। 1-2 से क्या होगा? अरे भाई 1-2 क्यों फिक्र कर रहे आप? अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जाएंगे राजस्थान की विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला। हवा महल से जमील जाएगा, कामा से इमरान जाएगा इंशाअल्लाह विधायक बन के। यहां से हमारे जफर अहमद साहब को आप बनाकर भी जाएंगे। मकराना से हमारे कुरैशी साहब हैं, किशनपोल से हमारे रफीक साहब हैं, सब जीतेंगे। तो इनको हम अब इनके ख्वाब से बेदार करना है लोगों को। ये बड़ी गफलत की नींद में सो रहे थे कि अब कोई नहीं आएगा। अरे भाई अब आ चुके हैं, अब तुमको बेदार नहीं, तुमको बेदार नहीं करेंगे, तुमको अपने ख्वाबे गफलत से नहीं उठाएंगे, बल्कि तुमको हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुमको भी हराएंगे, मोदी को भी हराएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए आप। यकीनन बहुत से लोग जो मेरी बात को सुनेंगे वो बोलेंगे क्या कहता है आदमी, ये कैसा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। मैं आपको बताता हूं सिर्फ एक ही बात मेरी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां के साबिका वजीर आला मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम राजीव गांधी ने शुरू किया था। आप उठाकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। और ने कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलाए थे और उसके बाद बाबरी मस्जिद के खत्म होने का काम शुरू हो गया। अब आप बताइए कि आप जो बोलते लोग मुझे कि तुम इतना क्यों बोलते कांग्रेस के ऊपर, मैं उनको बार बार कहता हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो। तुम अगर पढ़ना शुरू करोगे, तुम सोचना शुरू करोगे तो तुमको मालूम हो जाएगा ये कुछ फर्क नहीं है इनमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जनवरी में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी और जहां पर आप लोगों ने मिलकर ये काम किया और आप जा रहे हैं जनवरी में, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि राहुल और कमलनाथ को भी साथ लेकर जाएं। अकेले मत करो मोदी जी। मगर मोदी जी
कैमरा में किसी को आने नहीं देते, कोई नहीं आना, बस कैमरा उन्हीं पर, लाइट उन्हीं पर, सब चीज उन्हीं पर। अगर गलती से कोई आ गया तो उसको ऐसा बोलते, हट हट। मगर मोदी जी दिल बड़ा करिए, राहुल गांधी का भी रोल है, कमलनाथ का भी रोल है, इनको भी लेकर जाइए। और अगर आपका दिल और बड़ा है मोदी जी, तो गहलोत साहब को भी लेकर जाइए। अगर आपका और दिल बड़ा है तो ये दानिश भी तैयार हो जाएगा, मैं भी आऊंगा। अब आप बताइए क्या हो रहा है यहां पर, यही तो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, आपको और एक मिसाल देते हैं इन लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की दोस्ती और जोड़ी की। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब महिला आरक्षण का बिल लाया गया, महिला आरक्षण का बिल लाया गया था, उस महिला आरक्षण बिल में, उस पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने उठकर कहा कि उस महिला आरक्षण के कानून में, बिल में ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा है बात, ये सिर्फ सिवाय मंजलिस के मैं और इम्तियाज जलील ने कहा। हमने कहा कि महिला आरक्षण में मुस्लिम खवातीन को और ओबीसी खवातीन को, महिलाओं को इस बिल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस मुखालिफत की उसकी, बीजेपी मुखालिफत की उसकी, और जब हमने वोटिंग का मुतालबा किया, जब लोकसभा के स्पीकर साहब, आप ही के राजस्थान के कोटा के ओम बिरला साहब ने मुझसे कहा कि ओवैसी तुम क्या अपने तरमीम को पेश करोगे? मैंने कहा सर मैं पेश करने खड़ा हूं। तो स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है सर। हमने तरमीम को मूव किया, फिर हमने कहा कि वोटिंग का मुतालबा किया, वोटिंग का 400 वोट मोदी जी के लाए हुए कानून की ताईद में गिरे और 2 मुखालिफत में गिरे। वो 2 कौन थे? असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील। और ये कांग्रेसी समझ नहीं रहे थे हम क्या कर रहे थे। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, लोग साहब बोले ओवैसी तुमको 2 है, हमारे को 400 मिले। मैंने कहा दीवाने, मैं जो करना चाह रहा था वो मैं उसमें कामयाब हो गया। बोले क्या कामयाब हुए? मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि मैं मुस्लिम महिला और ओबीसी महिला के रिजर्वेशन के बात कर रहा था और तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे थे। दुनिया ने देख लिया कि तुम मिले हुए हो, और जब यह चुनाव आता ओवैसी मिला हुआ है, ये वोट काटने आता है। अरे जब कानून बनता है, हिस्सेदारी की बात मैं कर रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो? तुम मोदी के साथ बैठकर गले मिल रहे हो। ये इनका चेहरा है। बहुत दास्तान है इन लोगों की, बहुत कुछ बयान कर सकता हूं। मेरी जबान का और मेरे दलाइल का मुकाबला ना मोदी कर सकते, ना राहुल कर सकते, कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। भारत जोड़ो बोलते हैं राहुल, भारत जोड़ो। फिर इनका एक मशहूर डायलॉग है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। चलो मान लिया मैं तुम्हारे, तुम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मगर ये तुम्हारे गहलोत की कौन सी मोहब्बत है जुनैद नसीर से? जुनैद नसीर के कत्ल के बाद 3 हफ्तों के बाद अशोक गहलोत जाकर जुनैद नसीर को किसी जगह पर उनके परिवार को बुलाकर मिलते हैं। यह आपकी मोहब्बत की दुकान है। ये सामने मोहब्बत की दुकान है, पीछे तशद्दुद का दुकान है। इनकी याद रखो आप, ये सामने मोहब्बत करते हैं और पीछे से हमला करते हैं लोग। कितने पैसे दिए गए जुनैद नसीर को? बोलो दानिश। अगर तुम चाहो तो पुलिस को बोलो मुझे मारने के लिए, मैं रुक जाता हूं आज ही रात में।
जुनैद नसीर के परिवार को 15 लाख का वादा किया गया था। इमरान साहब अब तक 5 लाख मिले, खाली 5-5 लाख मिले। ये क्या फायदा, ये जीत के आते 9 एमएलए। ये तो बादशाह अकबर के 9 रतन से बेकार लोग हैं। ये 5 लाख मिले जुनैद नसीर के परिवार को। जब मैं जुनैद नसीर के घर को गया, नसीर के घर गए थे हम लोग, हाँ नहीं, जिस घर में गए थे, नासिर के घर में गए थे, तो मालूम हुआ कि नासिर के 6 बच्चे हैं और उसका बड़ा भाई जो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके 7 बच्चों की भी किफालत परवरिश नसीर के ऊपर थी। आप कौन सी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं भाई? कहां आपका तो मुख्यमंत्री आपका था। एक कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, जिसका मैं कंडेम करता हूं। कन्हैया लाल को मारने वाले आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। जब आपने कन्हैया लाल के आतंकवादियों ने जब उसको मारा तो अशोक गहलोत ने 50 लाख दिए। जुनैद नसीर को भी जिसने मारा वो भी आतंकवादी है, कोई फर्क नहीं है, दोनों आतंकवादी हैं। मगर मरने वाला जुनैद नसीर है तो 5 लाख सिर्फ। और मुझे इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। कहां का भड़काऊ? मैं तो तुम्हारी हरकतों को जनता के सामने जब बयान करता हूं, जब मैं कानून के दायरे में रहकर तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, तो तुमको दिखता है कि भाई ये हमको नंगा कर रहा है। अब आप बताइए क्यों दिए 5 लाख? 50 लाख देना था। कौन रोका तुमको अशोक गहलोत 50 लाख देने से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस डरती है ना, 1-2 जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। आपको मालूम राजस्थान में कितने अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हायर एजुकेशन में, यानी डिग्री, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ते हैं। 2%, सिर्फ 2% पढ़ते हैं। अब इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या, बताओ? राहुल गांधी तो हर जगह जाकर बोलते, पैसे लेके लड़ते, फुला करते। अच्छा ये बताओ, ये 2% क्यों है? राजस्थान में अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के हायर एजुकेशन में 2% क्यों है, बताओ हमको। आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते उनको? आप नहीं पढ़ाना चाहते हो उनको। अच्छा, राजस्थान में 21% जो मासूम बच्चे पैदा होते हैं, जो 1-2 साल तक रहते हैं, वो वेस्टेड होते हैं। यानी जो वजन होना, उनका वजन नहीं रहता उनका। राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है, मेरी वजह से। अशोक गहलोत, राहुल गांधी। अब आप जाके मोदी जी से पूछो तो बोलेंगे ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करता है। भाइयों बहनों मित्रों, क्या है ये? आपका गवर्नमेंट का डेटा बयान कर रहा हूं मैं। कौन जिम्मेदार है इसका? फिर आप ये भी देख लीजिए कि राजस्थान में 37% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन जिम्मेदार है इसका? ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये को मैं आसमान से लाकर नहीं कह रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको अभी जमील ने बताया कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का जो बजट था 1 साल पहले तक, वो सिर्फ 99 करोड़ था। राजस्थान में 11% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज रहते हैं। उतनी ही आबादी तेलंगाना में है। यहां पर आपको 99 करोड़ मिलते थे। जब मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही तो अशोक गहलोत को बड़ी तकलीफ हुई। तो इस साल जब बजट पेश किए, अशोक गहलोत भी बड़े काबिल आदमी हैं। मालूम आपको? नहीं मालूम? जब वो बजट पढ़ना शुरू किए तो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू किया 8 मिनट तक। उनको किसी ने आकर कहा कि अशोक जी पिछले साल का है। ओहो,
फिर वो ना इस साल का भी पढ़ता हूं। खैर चलिए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो कहा कि मैं 99 करोड़ से 250 करोड़ करता हूं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तेलंगाना में अक़लियतों का बजट, सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नहीं, माइनॉरिटीज का बजट 2200 करोड़ रुपये है। हमारे 7 विधायक हैं, 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, ना हम कभी मंत्री बनेंगे। हमारा मकसद क्या है कि एमएलए बनकर खाली फूल का हार पहनना या फिर किसी को तंग करना नहीं। हमारा मकसद यह है कि जिन लोगों ने धूप में खड़े होकर हमको वोट डाला, हमको दुआओं से कामयाब किया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमको कामयाब किया, जिन्होंने रातों में जाग जाग कर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करी कि अल्लाह इनको कामयाब कर दे। हम नहीं चाहते कि उन तमाम लोगों के भरोसे को शर्मिंदा होने दे, इसलिए हम काम करते। वहां पर 2200 करोड़ का बजट है और आपको मालूम, पिछले 7-8 साल से सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की तालीम के लिए सरकार वहां पर मजलिस के डिमांड के ऊपर 630 करोड़ रुपए सालाना खर्चा करती है। 630 करोड़ रुपए, या 250 करोड़ कुल बजट है, वहां पर 630 करोड़ के करीब सिर्फ तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार को मालूम कि यहां पर मजलिस है, जुनूनियों की एक जमात है जो बोलती है अवाम के सामने, उसको करती है। आप बताओ यह क्यों नहीं किया जा सकता? राजस्थान में हो सकता है। यह उसी वक्त होगा जब आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मगर हमारा मसला क्या है कि मेरा भाषण हो जाता है, मेरी तकरीर हो जाती है, उसके 2-3 दिन के बाद जो बड़े लोग हैं, जिनके मफादात बड़े बड़े पार्टियों से वाबस्ता हैं, वो खामोश तौर से मुहिम चलाते हैं। बोला तो अच्छा ओवैसी, बोलता तो बहुत अच्छा है, सच्चाई को भी बयान करता, मगर वो हैदराबाद है, ये राजस्थान है, यहां पर हमको हालात को देखकर फैसला करना पड़ेगा। मेरे भाई, सबक हासिल करो, सबक हासिल करो, उन फलस्तीनियों से सबक हासिल करो जो 75 साल से लड़ रहे हैं। 75 साल से 1,80,000 फलस्तीनी अपने फलस्तीन मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों को गंवा चुके हैं। 1,80,000, 15 दिन में 10,000 लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए फलस्तीन के मुल्क के क़याम के लिए, जिसमें 7,000 के करीब बच्चे हैं, 2-3 हजार मही ख़वातीन हैं, और हम और आप सिर्फ वोट डालने के लिए डरते हैं। अरे भाई, कोई अगर आकर कहेगा अरे मजलिस नहीं जीतेगी, क्या फायदा इनको वोट डालकर, तो तुम बोल सकोगे उन लोगों को जो अपने मुल्क के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं? अरे कब तक आप लोग डरते रहोगे? याद रखो, आपके डरने से या आपके कुछ भी नहीं करने से आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे बताओ, बताओ तो सही, मुझे क्या फायदा हो रहा है आपको? आपका कौन से आपका घर आबाद हो रहा है क्या? बताओ मुझे। आपके बच्चे के तालीम का इंतजाम हो रहा है तो बताओ। आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो रहा है तो बताओ। अगर आपको गाली नहीं दी जा रही है तो बताओ, बताओ तो सही, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम समझते हो कि मैं हैदराबाद से निकलकर यहां पर क्यों आता हूं? मैं हैदराबाद से निकलकर यहां पर तकरीर करने के लिए आता हूं, ताकि तुम्हारी वाहवाह लेकर जाऊं, जिंदाबाद के नारे सुन के जाऊं और मेरा नफ्स मोटा हो जाए। नहीं मेरे भाई, मैं एक तड़प लेकर आता हूं भारत के कोने कोने में। मैं थाली का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे कई लोग पूछते कि तुम क्यों जाते राजस्थान को, तुम क्यों जाते उत्तर प्रदेश को, तुम क्यों जाते झारखंड को?
तुमको क्या जरूरत है जाकर वहां पर इन इल्जामात का सामना करना पड़ता। लोग तुमको गाली देते, लोग तुमको कहते कि तुम मिले हुए हो, तुम पैसे लेते हो। मैं उनसे एक ही कहता हूं कि जब इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया हक के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी कौन सी कैद की मूली है? मेरे दोस्तों याद रखो, अगर सब लोग नाइंसाफी को देखकर अंधे बन जाएंगे तो नाइंसाफी हमको खत्म कर देगी। यही तड़प लेकर हम निकलते हैं, यही मकसद हमारा है कि हमको इंसाफ मिले, इज्जत की जिंदगी मिले। जब सब तरक्की कर सकते हैं, आप किरोड़ीलाल हमारे बैंसला साहब थे, गुज्जरों के नेता, आप देखो कि उन्होंने कैसा उनकी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाया। मैं सलाम करता हूं गुज्जरों को कि उन्होंने ऐसे नेता को बनाया जिसने उनको ताकत दी, उनको सम्मान दिया, उनको एक मुकाम दिया। और आप थाली मार रहे हैं, आप थाली मार रहे हैं। आपको एक पैगाम दे रहा हूं मेरे भाई, आप समझो मेरी इस बात को। अगर आज आप नहीं उठेंगे तो फिर कभी नहीं उठेंगे। हां, आप अगर खुश हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे, हम जो कोई मुख्यमंत्री आएगा उसकी इफ्तार की दावत में जाकर हम लोग एक फूल देकर फोटो लेके खुश हो जाएंगे, अगर हम किसी बड़े लीडर के साथ सेल्फी लेकर खुश हो जाएंगे, मुबारक हो आपको। मगर याद रखो, अगर तुम उन सब चीजों के लिए खुश हो गए, अगर इन तमाम चीजों के लिए तुम खुश हो गए, तो मॉब लिंचिंग के लिए भी तैयार हो जाओ, तुम अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम एक नहीं बल्कि 100 जुनैद नसीर की मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम अगर यह समझते हो कि गुलामी करने से फायदा है तो तैयार हो जाओ, बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर ना बन जाए। तुम जब तक लड़ने का रास्ता नहीं अपनाओगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर कोई तुमको इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। हां, तुम हारोगे, मगर ये देखते हैंगे, ये देखने वाले देखेंगे कि हारा जरूर है, मगर इतने वोट इसके पास है, इतने वोट इसके पास है। 25,000 20,000 लोगों ने इसको वोट दिया। वो नेता बनेगा, वो जीतेगा भी तो नेता बनेगा, वो हारेगा भी तो नेता बनेगा, क्योंकि इनको मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे 25,000 लोग हैं, इसके पीछे 30,000 लोग हैं। नेता बनना आपका काम है। इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पीछे आपको दौड़ना आपका काम नहीं है। नेता बनो, लीडर बनो, राज करो, हुकूमत में आओ, अपने मुकद्दर के फैसले करो। यह काम आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। हां, अगर तुम सिर्फ यही चाहते हो, नहीं नहीं भाई, बस 25 तारीख आएगी, हम रिवायती तौर पर जिसको वोट देते उसको वोट दे देंगे और घर को जाकर सो जाएंगे। कब तक सोओगे आप? अभी तो जागने का वक्त है, अभी तो अपनी जंग को मुकम्मल करने का वक्त है। ये जमहूरियत की जंग है मेरे भाई। इलेक्शन 5 साल में एक मर्तबा आता है, और 5 साल तक क्या आप अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे? कोई वाकया हो गया तो हमारा काम ये, हम क्या करते, एक बड़ा जलसा करते, बहुत बड़ा जलसा करते, और 30 40 50 हजार लोग जमा हो जाते और हम तमाम खुश होते। और नौजवान बच्चे सामने सफ में बैठ के पीछे देखते, देख कितना मजमा है, देख 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 कितना मजमा है, पूरा सर 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 नजर आ रहा। तुम उस पर खुश होते हो, तुम उस पर खुश होते हो। अरे खुश इस बात पर हो कि तुमको इतने वोट मिले, वो तुम्हारी ताकत है। ये जमहूरियत है, इलेक्शन में यही तुम्हारी ताकत तुमको दिखाना पड़ेगा। तुम लाओ 25-30 हजार वोट, कामयाब करो एमएलए को, और फिर बोलो देख ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है कि मैं अपना विधायक कामयाब करके लाया हूं। यह आपको बताना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के नेता कम से कम अब बोलना शुरू कर दिए। मंदलिस के 1-2 जीते तो क्या होता, 1-2 जीतने दो राजस्थान में, फिर हम तुमको बताएंगे क्या क्या नहीं हो सकता है, यहां पर होगा इंशाअल्लाह। एक बात का तो आपसे वादा कर रहा हूं, आप मजलिस को वोट डालिए।
ये जो जुल्म आप पे किया जा रहा है ना सरकारों की तरफ से, वो कम होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर खत्म नहीं होगा तो कम जरूर होगा। मगर कांग्रेस के लोग आकर आपसे कल से कहेंगे, जिस तरह इबलीस कानों में आकर खुसखुस करता, ये कल से खुसखुस करना शुरू कर देंगे। अरे देख कर वोट डालो, जिंदगी और मौत का मसला है। जब कभी भी इलेक्शन आता जिंदगी और मौत का हो जाता। जब इलेक्शन हो जाता तो रोज हम मरते हैं। जब वो बोलने वाले नजर नहीं आते तो इसलिए इलेक्शन है। 5 साल के बाद दोबारा चुनाव आएंगे। यकीनन मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नहीं बननी चाहिए बीजेपी की सरकार। उसको रोकने के लिए हर काम जमहूरी तरीके से आप कर सकते हैं तो करिए। मगर एक बात का तो याद रखिए कि आपकी पार्टी भी तो है यहां पर, आपका भाई तो आपके दरमियान में है, आपको चाहने वाले आपके दरमियान में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की लाश को रोनते हुए जाने से तुम्हारा फायदा होगा तो मैं तैयार हूं मेरे भाई, मैं तैयार हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। अगर मेरी लाश को रोनने से तुम्हारी नाइंसाफी का खात्मा होता है तो ले लो भाई, मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, क्योंकि मैं अपने वतन अजीज से मोहब्बत करता हूं। भारत से मोहब्बत जब लोग दावा करते हैं तो मोहब्बत खाली जबान से मोहब्बत नहीं, बल्कि उसको अमल करना पड़ता है। अगर भारत को कमजोर करना चाहते हो तो फिर अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को उनका हक मत दो। अगर भारत को चाइना की तरह सुपर पावर बनाना चाहते हो तो सबको उनका हिस्सा दो। वो हिस्सा कब मिलेगा? जब आप आगे बढ़कर लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, वोट डालेंगे, वोट लेंगे। 60 साल से वोट डालती है, वोट लो। जब वोट लेना शुरू करोगे तो जो मुकाम आज गुज्जरों का है, जो मुकाम आज मीना के लोगों का है, जो मुकाम राजपूतों का है, जो मुकाम दूसरे बरादरियों का है, वो आपका मुकाम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वरना ये लोग क्या समझते, अरे इनको आओ, इनको फूल का हार पिनाओ, इनके 4-5 लोगों को खरीद लो, उनके घर पे चले जाओ, इनको मुंह में एक लड्डू डाल दो और फिर ये लोग खुश हो जाते हैं। जज्बाती कौम है ये। नहीं मेरे भाई, जज्बाती रहो जरूर, मगर जज्बात में इतना मत बह जाओ कि तुम अपना नुकसान कर लो। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 25 नवंबर के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, खूब वोट डालिए। आप हमको नहीं डालना चाहते, आपका इख्तियार है, मगर वोट डालिए। पोलिंग परसेंटेज 100% अगर होता है तो करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकिए, और जहां पर मजलिस के उम्मीदवार है, पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन करने का सबूत दीजिए। यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखने आया हूं। अगर मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंची तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसके एक पागल का पुकार ना समझकर मुझे माफ कर दो। एक जुनूनी पुकार रहा है, मगर एक बात आपको बताऊंगा, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं जुनूनी की तरह आपके लिए काम करता था और काम करता रहूंगा। मेरा मकसद एक ही है कि जमीन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि जमीन पर बसने वाले लोगों से इंसाफ हो, उनको उनका हिस्सा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।